बस इतने ही लोग रह रहे हैं ना क्लास में? देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है जी। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। उर्दू में भी यही बोलते हैं आपातकाल। ओ सॉरी, उर्दू में इमरजेंसी ही बोलते हैं, हिंदी में आपातकाल बोलते हैं। और इमरजेंसी हम लोग सुनते रहते हैं ना, कोई पेशेंट का मामला होता है तो बोलते हैं इमरजेंसी पेशेंट है या इमरजेंसी में टिकट चाहिए। तो इमरजेंसी का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाना। ओके, एक अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो और वो सामने आ जाए तो फिर जैसे कोरोना वायरस। हाँ हाँ, जैसे कोरोना वायरस भी एक पैंडेमिक जो है वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो हिंदुस्तान में हमारा जो संविधान है उसमें ये किया गया है कि अगर मुल्क के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो इमरजेंसी की है, यानी कोई स्टेट काम नहीं कर रहा है या वहाँ की जो मशीनरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या किया जाएगा, ये इस तरह की पूरी डिस्कशन है, ये इमरजेंसी में आता है। या कभी कभी मुल्क में ऐसा हो सकता है कि मुल्क का कोई एक सरबराह ना हो, किस तरीके से जो है अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए या मुल्क के अंदर बगावत हो जाए, रिबेलियंस हो जाए ना, पैदा हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखो इसमें लिखा है, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें समझ में आएंगी, रिकॉग्नाइज दैट द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट हैज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू अज्यूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन इमरजेंसीज। ठीक है, कि हिंदुस्तानी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गैर मामूली पावर का इस्तेमाल इमरजेंसी की हालत में। इमरजेंसी अगर सिचुएशन आ जाए तो फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उसको मिल जाती हैं गवर्नमेंट को। आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत हिंदुस्तान का सदर रियासत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, है ना। इसको भी हम, उन सिचुएशन को भी हम जान पाएंगे। डिस्क्राइब द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मैटर्स से रिलेटेड इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मुख्तलिफ, उनको समझ पाएंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। और इसके साथ साथ में इन शहरियों के क्या हुकूक हैं फंडामेंटल, उनको भी हम जान पाएंगे। Cite examples of national emergencies proclaimed in the country with their duration and effect। मुल्क के अंदर अभी तक जितनी भी इमरजेंसीज लगी हैं, जहां जहां लगी, उनके बारे में जान पाएंगे, वो कब लगी, कैसे लगी, क्या हुआ था। ठीक है, डिस्क्राइब द circumstances in which the president can make a proclamation under article 356 imposing president's rule in a state। ठीक है, इसी तरीके से प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह का प्रोक्लेमेशन ले सकते हैं, ये भी हम, उन सिचुएशंस को भी हम जान पाएंगे। उसी तरीके से फिर उस तरह का प्रेसिडेंट रूल जहां जहां लगाए गए हैं आर्टिकल 356 के तहत, तो वो किन सिचुएशन में लगाए गए हैं वो एग्जांपल्स भी हम देख पाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं इमरजेंसी से मुतालिक, जितनी भी चीजें हैं ये सब हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। सबको आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी जिमाम? जी सर, आ रही है। ठीक है। इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एटसेट्रा। देखो कभी जंग या
एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर की किसी मुल्क की वजह से कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए उसकी वजह से अगर इमरजेंसी लागू करनी पड़े। 9.1 यहाँ स्क्रीन पे आपको बुक नजर आ रही है ना। अच्छा, इसका चैप्टर अगर मैं तब्दील करूंगा पेज तभी बदलेंगे या आप लोग खुद बदल सकते हैं? आप ही बदल। अच्छा, आप नहीं बदल सकते? नहीं, आप जो दिखा है स्क्रीन पे वही आता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसको जरा डिलीट कर देते हैं। अभी दिख रहा है ना साहब? नहीं, चलिए, provisions have been made in the constitution for dealing with extraordinary situations that may threaten the peace, security, stability and governance of the country or a part of thereof। मैंने आपको पहले प्रोविजन का मतलब बताया था, सबको याद है या रिपीट करना पड़ेगा? रिपीट करो। रिपीट कर। अच्छा अच्छा, प्रोविजन का मतलब होता है संविधान या हमारे दस्तूर के अंदर किसी कानून या किसी मामले से मुतालिक एक किस्म की गुंजाइश रखना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, या कोई कानून बनाने की राह में जो सबसे पहला कदम हो प्रोविजन है, प्रोविजन लाना, यानी ऐसी सिचुएशन लाना कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है ना। तो मतलब ये कि इमरजेंसी कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि इमरजेंसी लागू करना है, बल्कि क्या है, प्रोविजन है कि अगर ऐसा हो जाए तो इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब हुआ प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डीलिंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं। किस तरह की गैर मामूली सिचुएशन? दैट में थ्रेटन द पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और अ पार्ट ऑफ देयरऑफ, कि ऐसी सिचुएशन जिससे हमारे मुल्क की सालमियत, अमन, उसकी सिक्योरिटी, उसका बका, उसकी बका, उसके हाकिमियत, ये सब खतरे में पड़ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ खास प्रोविजंस रखे गए हैं। There are three types of extraordinary crisis situations that are envisaged। तीन तरह की सिचुएशन है जिनसे, तीन तरह की गैर मामूली सिचुएशन है ना। उसमें पहली क्या है? फर्स्ट, when there is a war or external aggression has been committed or there is a threat of the same। पहली सूरत तो यह है कि कोई बाहर के मुल्क ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, या एक्सटर्नल एग्रेशन है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब भी वही है तकरीबन जैसे आजकल चाइना से चल रहा है ना, बाहर का एग्रेशन है, वो बाहर का कोई मुल्क है जो हमारे पे गुस्सा कर रहा है या धमकी दे रहा है या हमारी जमीन पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। एग्रेशन हैज बीन कमिटेड और if internal disturbances amounting to armed rebellion take place, या इसी तरीके से जो है मामला तो अंदरूनी मुल्क का है लेकिन आर्म्ड रिबेलियन का है। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब हो गया कुछ ऐसे लोग हैं जो बंदूक लेकर के सरकार के या देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ठीक है, जो देश को या सरकार को यहाँ जो है मारना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, मतलब जुल्म पे उतर आए हैं, तब ये लगाई जा सकती है इमरजेंसी। Second, when it becomes impossible for the government of a state to be carried on in accordance with the constitution। दूसरी सिचुएशन ये है कि ऐसी हालत पैदा हो जाए कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने ना पाए, या ऐसे अनासिर इकट्ठा हो जाएं या ऐसी मुश्किलात उसके सामने खड़ी कर दी जाएं कि वो हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस तरह चलनी चाहिए वैसे ना चल पाए। और एंड थर्ड, if the credit or financial stability of the country is threatened, इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है कंट्री की वो खतरे में पड़ जाए, है ना, यानी इकोनॉमी इस कदर डूब जाए कि अब कोई सिचुएशन सामने नजर ना आती हो और लोग भूखमरी पैदा हो जाए, बहुत बुरे हालात आ जाए, तब इमरजेंसी लागू की जा सकती है। इन ईच केस द प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन विद वेरिइंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर एटसेट्रा, पॉपुलरली नोन एज द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, यानी ये बात कि
सिचुएशन क्या है, किस तरह के हालात हैं, क्या हो सकता है, उनके मुताबिक वो इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो इसमें इस वाले चैप्टर में ये लोग जो है हम वार यानी जब जंग हो जाए किसी मुल्क से तो किस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्या करना होगा, वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has provided for imposition of emergency caused by war, external aggression or internal rebellion. This is described as the national emergency. इसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है जब किसी जंग या एक्सटर्नल ये क्या बोलते हैं एग्रेशन या फिर इंटरनल रिबेलियन अंदरूनी बगावत की वजह से कोई गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो जाए और उसके बाद इमरजेंसी लागू करनी पड़े तो इसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। This is described as the national emergency. This type of emergency can be declared by the President of India if he is satisfied that the situation is very grave and security of India or any part thereof is threatened or is likely to be threatened either by war or external aggression or armed rebellion within the country. तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट सिचुएशन को भांपते हुए इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं जब उन्हें लगेगा कि हिंदुस्तान ये सिचुएशन बहुत ही मतलब है कि नाजुक है और मुल्क की जो ये है सलामती काउंसिल है सलामती है वो खतरे में पड़ गई है, मुश्किल में आ गया मुल्क, तो अब वो लागू कर सकते हैं। ये मुश्किल जो है जैसे पहले अभी हमने बताया कि 3 वजूहात से हो सकती हैं। पहली क्या है वॉर है, दूसरी एक्सटर्नल ये है क्या बोलते हैं इसको एग्रेशन है और फिर तीसरे नंबर पर इंटरनल रिबेलियन। ठीक है और वार है ना, तीसरी चीज वार है। चलिए द प्रेसिडेंट हाँ in each case second state accordance with the constitution. Now, by the President of India, if satisfied that the situation is very grave and the security of India or any part of thereof is threatened or is likely to be threatened either by war or external aggression or by armed rebellion within the country, the President can issue such a proclamation even on the ground of threat of war or aggression. According to the 44th Amendment of the Constitution, the President can declare such an emergency only if the Cabinet recommends in writing to do so. देखो कोई भी ये जो 3 तरह की सिचुएशन बताई गई हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन, इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू तो कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं लागू कर सकते, बल्कि वो जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में शायद बताया था कि हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। वो किन के इशारों पर चलता है, काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कैबिनेट के इशारों पर काम करता है, यानी कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो जो कुछ कहेंगे प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट वो सब नहीं करेगा तो कैबिनेट जो है उसको हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं उसकी कुर्सी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कैबिनेट के पास ज्यादा पावर है तो उन्हें कैबिनेट के इशारों पे ही काम करना पड़ता है। कैबिनेट कहते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो वो करते हैं। इसी तरीके से कैबिनेट उनको लिख करके दे देगा कि फला स्टेट के अंदर इमरजेंसी लागू करना है तो वो लागू कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो जब आइंदा हम क्लासों में ये पढ़ेंगे
प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मालूम होगा कि उनकी पावर बहुत ही महदूद है। दिखाने के लिए तो बहुत बड़ा ओहदा है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा प्रेसिडेंट का है, लेकिन पावर उनके पास में ज्यादा नहीं है। पावर ज्यादातर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट में भी ज्यादातर पावर कैबिनेट के पास होती है। अब ये कैबिनेट कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे कभी, लेकिन फिलहाल इतना जान लेते हैं कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, इन लोगों को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इन लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख करके देना पड़ेगा कि आप ऐसा ऐसा कीजिए और फला जगह इमरजेंसी लागू कीजिए, पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी लागू कीजिए, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लागू करेंगे, अदरवाइज नहीं। सच ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सच ए प्रोक्लेमेशन ऑफ, हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है आवाज अब? जी। Such a proclamation of emergency has to be approved by both the houses of parliament by absolute majority of the total membership of the houses, as well as 2/3 majority of members present and voting within 1 month. इस तरह की इमरजेंसी लागू करने के लिए एक शर्त ये भी है कि वो प्रोविजन जो है पूरे दोनों हाउसेज में मेजोरिटी से पास हुआ हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इस बात को महसूस करते हो कि हाँ वाकई में मुल्क के अंदर इस वक्त हालात इतने शदीद हो गए हैं कि इमरजेंसी लागू की जाए, तो वो क्या होना चाहिए, मेजोरिटी से साबित होना चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए उन मेंबर्स की जो उस वक्त वहां पर मौजूद है और वोट कर रहे हैं। एक महीने के अंदर, अदरवाइज द प्रोक्लेमेशन सीजेस टू ऑपरेट। ठीक है, इन लोकसभा in case the Lok Sabha stands dissolved at the time of proclamation of emergency or is not in session, it has to be approved by the Rajya Sabha within 1 month, and later on by the Lok Sabha also within 1 month of the start of its next session. कभी ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट अपने सेशन पार्लियामेंट का नहीं चल रहा है, या पार्लियामेंट लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। देखो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, हमेशा काम करती चलती रहती है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाती है, या कभी उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो सरकार है, जिसकी सरकार है, अगर वो अपनी मेजोरिटी खो दें, मेजोरिटी साबित न कर पाए, तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा काम नहीं करती है जब तक कि दूसरा इलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, या प्रेसिडेंट ने किसी वजह से लोकसभा को मुअत्तल कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ राज्यसभा को ही ये पास करना पड़ेगा, और जब लोकसभा क्या बोलते हैं शुरू हो जाएगी तब उनको ये करना होगा, 1 महीने के अंदर वो बिल पास करना होगा। within 1 month of the start of its next session, once approved by the parliament, the emergency remains in force for a period of 6 months from the date of proclamation. ठीक है, जैसे ही ये पार्लियामेंट से पास हो जाती है, उसके बाद में फिर ये जिस दिन से पास होती है उस दिन से लेकर के 6 महीने के दरमियान तक इमरजेंसी लागू रहती है। रिमेन्स इन फोर्स, फोर्स में रहती है, नहीं लागू रहती है। इन केस इट इज टू बी एक्सटेंडेड बाय बियॉन्ड 6 मंथ, another prior resolution has to be passed by the parliament. अगर ये 6 महीने से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट से ही इसको दूसरा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, पहला एक रेजोल्यूशन वहां पर पेश किया जाना चाहिए। इन दिस वे सच इमरजेंसी कंटिन्यूज indefinitely. फिर अगर इस तरह से हो जाएगा तो फिर 6 महीने की कोई मुद्दत नहीं रहेगी, वो आगे indefinitely लागू रहेगी, जारी रहेगी। ठीक है, but if the situation improves, the emergency can be revoked by another proclamation by the President of India. लेकिन जैसे सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए से एक प्रोक्लेमेशन दे करके इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब यह हो गया कि एक तरह का खास ऐलान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी सिचुएशन या बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है, उसकी वजह से हम लोग जो है इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन हमेशा किसी ऐसे शख्स की तरफ से होगा जिसको अथॉरिटी हो। देखिए, the 44th amendment of the constitution provides that 10% or more a meeting of the Lok Sabha, and in that meeting
it can disapprove or revoke the emergency by a simple majority. By a simple majority. In such case, emergency will immediately become inoperable. हेलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्या करेंगे, डिसोल्व कर देंगे, इमरजेंसी को रिवोक कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आ रही बात? जी 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 लेकिन 10% वो सिर्फ पार्लियामेंट की सेशन करवा सकते हैं, 10% इमरजेंसी खत्म नहीं करवा सकते, इसका ध्यान रखना है। 10% members of the Lok Sabha can compel all the members of the Lok Sabha to make a sitting in the parliament, ठीक है? But to revoke the emergency, they will need a simple majority also. 10% members पार्लियामेंट की मीटिंग बुलवा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी खत्म नहीं करवा सकते। इमरजेंसी खत्म करने के लिए मेजोरिटी उनके हक में होनी चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 6 महीने से पहले ही इमरजेंसी को खत्म कर देंगे। ऐसी बात जो है वो 44वें अमेंडमेंट में, दस्तूर के अंदर जो 44वीं तरमीम हुई है उसमें बात कही गई है। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री 3 times so far. अभी तक हमारे मुल्क के अंदर तीन नेशनल इमरजेंसी लागू की जा चुकी है। For the first time, emergency was declared on 26 October 1962 after China attacked our borders in the northeast. ठीक है, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को मुल्क के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, नेशनल इमरजेंसी। कब? जब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पर हमला किया था। समझ रहे हो? अभी भी चाइना ने हमला किया है बॉर्डर पर, उस वक्त भी चाइना ने बॉर्डर पर हमला किया था, लेकिन अभी इमरजेंसी नहीं लगी है। समझ रहे हो? जी जी 26 अक्टूबर 1962 को चाइना ने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पर हमला किया था, अटैक किया था। उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। दिस नेशनल इमरजेंसी लास्टेड टिल 10 जनवरी 1968। बताइए, ये 10 जनवरी 1968 तक नेशनल इमरजेंसी लागू रही। समझ रहे हो? यानी लगभग 8 साल तक, अच्छा, या 8 नहीं कहेंगे तो कम से कम 7.5 साल तक। समझ रहे हो? जी। लॉन्ग आफ्टर द हॉस्टिलिटीज सीज्ड, ठीक है, ये काफी लंबे समय तक चला। फॉर द सेकंड टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 3 दिसंबर 1971 in the wake of the second India-Pakistan war and was lifted on 21st March 1977। उसके बाद में दूसरी बार इमरजेंसी लागू की गई थी 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को, और ये की गई थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जंग हुई थी। एंड वाज लिफ्टेड ऑन 21st मार्च 1977। 21 मार्च 1977 को फिर इसको हटाया गया। तो गोया ये भी 5 साल तक इमरजेंसी लागू रही हिंदुस्तान के अंदर। उसी दौरान जो है बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, बहुत बुरी सिचुएशन पैदा हुई, ह्यूमन राइट्स को जो है यहाँ पर पामाली की गई वगैरह। दिस इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, दिस इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये उसको कहा गया था कि अंदरूनी कुछ गड़बड़ियां हमारे मुल्क में हो रही हैं, उनको खत्म करने के लिए नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जस्टिफाइड imposition of the emergency despite the fact that the government was already armed with the powers provided during the second national emergency of 1971 which was still in operation। समझ में आया? ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, इसको ये कह करके जस्टिफाइड किया गया, इसको ये कह करके जस्टिफाइड किया गया, लागू किया गया। क्या टाइम खत्म हो रहा है? सर पेज चेंज कीजिए, पेज। अच्छा, आया?
जी जी। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे while the second emergency on the basis of extra sorry अच्छा हम लोग कहीं और पढ़ने लगे थे क्या? National emergency has been long after the hostilities ceased. इसके बाद था for the second time it was declared on 3rd December 1971 in the wake of the second India-Pakistan war and was lifted on 21st March 1977. While the second emergency on the basis of external aggression was in operation, third national emergency called internal emergency was imposed on 25th June 1975. This emergency was declared on the ground of internal disturbances. ठीक है, जो सेकंड ये थी क्या बोलते हैं इसको इमरजेंसी थी, वो तो 1971 में शुरू हुई थी और चल रही थी। ठीक है, वो उसमें क्या था, वो एक्सटर्नल एग्रेशन था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में झड़प हो गई थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। लेकिन अभी ये चल ही रही थी कि तीसरी इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को बना करके इम्पोज कर दी गई, ये कह करके कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ अंदरूनी मामला भी गड़बड़ चल रहे हैं, उसकी वजह से ये सब शुरू किया गया। और 25 जून 1975 में थर्ड नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई। दिस इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जस्टिफाइड इंपोजिशन ऑफ द इमरजेंसी डिस्पाइट द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी आर्म्ड। अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी आर्म्ड हो गई थी, यानी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हथियार उठा लिए थे इमरजेंसी के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने थर्ड इमरजेंसी लागू की। Effects of national emergency. The declaration of national emergency has far-reaching effects both on the rights of individual and autonomy of the states in the following manner. तो पता चला ना, तीन अभी तक नेशनल इमरजेंसी लागू की जा चुकी हैं। पहली जो थी वो 1962 में थी, जो कि चलती है 68 तक, 1968 तक, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। दूसरी जो है वो चलती है 3 दिसंबर से लेकर के शुरू होती है वो, और वो कंटिन्यू करती है 1971 तक। उसी बीच में फिर 25 जून से लेकर के 25 जून 1975 को दूसरी इमरजेंसी लागू की गई, जो कि ये थी इंटरनल इश्यूज को बना करके वो लागू की गई थी। तो इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर अभी तक 3 बड़ी इमरजेंसियां नेशनल इमरजेंसी लागू की जा चुकी हैं। अब देखिए इसका इफेक्ट्स क्या है हुए। नंबर 1, the most significant effect is that the federal form of the constitution changes into unitary. इमरजेंसी में जो हमारा देश एक क्या बोलते हैं इसको, ये है फेडरल स्टेट है ना, वो मुकम्मल तौर पर क्या बन जाता है, यूनिटरी स्टेट बन जाता है। यानी जहां पर स्टेट की कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, है ना। तो नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर इकट्ठी हो जाती है। दूसरी चीज, the authority of the center increases and the parliament assumes the power to make laws for the entire country or any part thereof, even in respect of subjects mentioned in the state list, है ना। इमरजेंसी में पार्लियामेंट उन चीजों पर भी कानून बनाता है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आइटम्स जो आते हैं, उन पर भी कानून पार्लियामेंट बनाने लगता है। तो गोया स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है या उसके जो पावर है वो सब खत्म होकर के चली जाती है सेंटर के पास में। 2. The President of India can issue directions to the states as to the manner in which the executive power of the state is to be exercised. The President of India can issue directions to the states as to manner in which the executive power of the state is to be exercised. इसी तरीके से जो स्टेट्स हैं वहां पर एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट डायरेक्शन देगा, यानी वहां की जो काम करने वाली बॉडी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हुक्म पर चलेगी। फिर पहले किस पे चलती है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। स्टेट को चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, उनके जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होती है, वो सब चलाते हैं। लेकिन ये पावर फिर किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है शायद तुम लोग की क्लास का ये वाला टाइम जो है 25 तक है ना। जी जी उस्ताद। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लास किसकी है?
नहीं लास्ट क्लास थी। अच्छा ये लास्ट क्लास है। जी। अच्छा तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, 9:15 से शुरू होता है और 12:25 तक खत्म। हाँ तो पूरे हफ्ते चलता है ना उसका। एक भी दिन हॉलीडे नहीं है मतलब। ये तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तब भी ठीक है, ठीक है कोई सर, दिक्कत फिर नहीं कंटिन्यू है। करेंगे। हाँ